आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, वन शॉट ये वीडियो होने वाला है और जिसमें कि हम पूरी कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और बात करेंगे बोर्ड लेवल की हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे एवरीवन। सो अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो कोई बात नहीं, जस्ट वन शॉट होने वाला है। इसमें आप ध्यान से देखना क्योंकि बोर्ड हमारे सर पे है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे और बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लास 9 से इसे रिलेट कराता हूँ। क्लास 9 से क्लास 9 में हमने मैटर के बारे में पढ़ा होता है। मैटर, तो ये मैटर जो होता है, एक सेकेंड, ये मैटर हम वहाँ पे डिवीजन करते थे दो पार्ट में। एक होता था हमारे पास प्योर मेटल, सॉरी प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता था इम्प्योर मैटर और इम्प्योर सब्सटेंस भी आप कह सकते हो। ये इम्प्योर को हम फर्दर इसको मिक्सचर के तौर पे हम लोग डिवाइड करते थे, मिक्सचर, ठीक है। और ये होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, लेकिन यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं है, हमारा बात प्योर का है। प्योर फर्दर डिवाइड होता है एवरीवन एलिमेंट्स और कंपाउंड में, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड में। आई होप ये सब आप जानते हो, ठीक है। आई होप अब ये साथ ही साथ रिलेट भी कर पा रहे हो कि हाँ ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड, अब ये फर्दर जो है, एलिमेंट्स क्या होता था, एक ही एटम के एवरी एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो वो उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंड में क्या होते थे, डिफरेंट एटम हो सकते हैं लेकिन फिक्स रेशियो में, जैसे कि CO2। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, O2 और इसमें CO2, ठीक है। इस एलिमेंट्स को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। और वो क्या थे, वो थे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलोइड, ठीक है। आई होप यहाँ तक के कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारे ग्रेड 9 तक के यहाँ तक के डिस्कशन था। अब इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, अब हमें यहाँ से शुरुआत करना है। यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है ग्रेड 10, ठीक है, क्लास 10। और उसमें एक चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 which is having metals and non metals, क्लियर, नॉन मेटल, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि क्या है मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा ग्रेड 10 का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो मेटल क्या है, मेटल एनीथिंग जो भी आप सराउंडिंग में देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है अदर मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, ठीक है। जैसे कि अब मैं बात करूँ, आप जिस टेबल चेयर पे बैठे हो, ठीक है, जिस चेयर पे बैठे हो वो या तो वुड का बना होता सकता है या फिर आयरन का, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये जो है आयरन यहाँ पे मेटल्स है और वुड जो है नॉन मेटल्स है। सिमिलरली आप घर में देखते हो, वो जो है ब्रिक्स, ये जो हमारे ब्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जब घर के आसपास पंखे देखते हो, फैन देखते हो, तो फैन क्या है, फैन आयरन का बना होता है और ये मेटल्स होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आर रिलेटेबल इन आवर रियल लाइफ, ठीक है। और ये सब जो होते हैं कैटेगराइज हम कर सकते हैं कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। तो अब बात करते हैं मेटल्स की। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मेटल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेटल्स। मेटल क्या है, metal are the material or the elements which is allowed to pass an electricity and heat, and also they are malleable and ductile। कहने का मतलब क्या है, ये allow करेंगे, they can transfer electricity from one into another in, और साथ ही साथ वो malleable होना चाहिए और ductile होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, malleable होना चाहिए, ductile होना चाहिए और साथ ही साथ हीट एंड टेम्परेचर का कंडक्टर होना चाहिए। क्लियर, क्लियर एवरीवन। मुझे लगता है यहाँ तक की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ तक की दिक्कत नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस इन चीजों को फॉलो कर रहा है तो उसे मेटल्स कहा जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आयरन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। ये जितने भी चीजें मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ ये सब आपने रियल लाइफ में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, ये जो पंखे की बात की हमने, वो जो आयरन है उसके अंदर कॉइल होता है। वो कॉइल अगर आपने नहीं देखा तो फिर एक बार आप मार्केट जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये कॉइल जो होता है या वायर आप देख सकते हो, ये तो कॉपर के बने होते हैं। सिल्वर ज्वेलरी के तौर पे सिल्वर एंड गोल्ड आप देखते हो घर में, हर किसी के यहाँ होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स थे। और मैं बात करूँ तो जिंक हो गया, ठीक है। और भी आप जिंक जो है इन जनरल आपने देखा होगा या नहीं, ये नहीं पता, ठीक है। स्टील हो गया, स्टील मिक्सचर ऑफ मेटल्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेटल्स की ही कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना। चलिए,
तो ये सारे हमारे पास मेटल्स की एग्जांपल्स हो गए। और अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या कहता है? इससे मेटल के कई फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस कर रखा है? पहला जो होता है मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर, ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल। स्पेलिंग एक बार आप देख लेना। ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल कहने का मतलब क्या है? मेटल को एक किसी भी शेप से, ठीक है, किसी भी आप आड़ा टेढ़ा बना लो, उसको हम फर्दर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सके। थिन शीट में बाय हैमरिंग, थिन शीट में बाय हैमरिंग। ठीक है, हैमरिंग करके इसे अगर थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को, मेटल के इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। और ये जो मेटल कन्वर्ट हो रहा है उसे मैलिएबल कहते हैं। ठीक है, आई होप ये सबको पता होता है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। क्लियर एवरीवन? मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल एंड डक्ट मेटल और डक्टाइल्स का आने का मतलब क्या है? metals can be drawn into, metals can be, ठीक है, metals can be drawn into thin sheet, नहीं, थिन वायर आप कह सकते हो। ठीक है, थिन शीट नहीं, थिन वायर। तो वो वाली प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, एक मेटल्स आप मेटल्स हो, उससे अगर आप खींच कर या किसी भी तरीके से पीट कर भी लंबे वायर बना सकते हो, तो इस वाले प्रॉपर्टी को आप डक्टाइल कहते हैं। ये दोनों जो है ये हैमरिंग के दौरान टूटते नहीं है। वायर बनाते समय ये टूटते नहीं है। नहीं टूटने की वजह से ये मेटल कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि अगर हथौड़े से पीटने से अगर ये टूट जाए तो वो मेटल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा है मेटल कंडक्ट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल इसका दे देता हूँ कि जब भी हम मेटल का जब भी एक आप मेटल्स का रॉड लो, ठीक है, इस टाइप का एक रॉड लो, इसको अगर एक एंड पे आप हिट करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आप एक हैंड से इस मेटल्स को पकड़े हो, ठीक है, चलो इस हैंड से अगर इसको पकड़े हो, तो आपको कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज होगा कि ये मेटल का रॉड जो है हीट होकर धीरे धीरे यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ कंडक्शन के थ्रू जो है, कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे आपको हीट का महसूस होगा, और ये जो है शो करता है कि ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली जब एक बैटरी से, ठीक है, एक बैटरी से एक बल्ब को जोड़ा जाए, ठीक है, ये समझ लो आप बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है मान लो, ठीक है, और ये जो है ओपन सर्किट है अभी, और इसमें मैं कोई एक मेटल शीट कनेक्ट कर दूं, ये मेटल शीट मान लो, जब ओपन रहेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही मेटल शीट कनेक्ट करूं और बल्ब जल जाए, इसका मतलब यह है कि ये जो है मेटल शीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है तो फिर हम कह सकते हैं मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? बेस्ट कंडक्टर हमारे पास सिल्वर होता है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, गोल्ड भी होता है, पर गोल्ड को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि गोल्ड का तार कौन बनाता है भाई, इतना महंगा है ना। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर्स है, बेस्ट कंडक्टर मेटल्स के हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक पॉइंट नोट करने वाली बात ये थी कि डक्टिलिटी में सिल्वर और गोल्ड भी ज्यादा होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, सिल्वर एंड गोल्ड का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, मेलिएबिलिटी ज्यादा होता है, डक्टिलिटी ज्यादा होता है। कहते हैं कि 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा एक पतली तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इतना पतला, इतना ज्यादा इसकी डक्टिलिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस साउंड, दे, ओके चलो मैं ये लिख देता हूँ, मेटल्स आर सोनरस। मेटल आर सोनरस का आने का मतलब यह है कि मेटल को जब भी किसी भी मटेरियल से या किसी भी सब्सटेंस से हीट किया जाएगा, दे विल प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, दे विल प्रोड्यूस साउंड,
तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो इस वाले प्रॉपर्टी को, मेटल्स के इस प्रॉपर्टी को सोनरस कहते हैं। ठीक है। घंटी आपने बेस्ट एग्जांपल देखा होगा। मंदिर अगर आप जाते हो कहीं पे भी, तो वहां पे बजाने पे आप देखोगे कि वो टकराता है तभी आवाज करता है। अगर आप उसमें हैंड रख दो चारों तरफ और फिर बजाने की कोशिश करो तो बिल्कुल नहीं बजेगा। दोनों मेटल जब आपस में टकराएंगे तभी आवाज प्रोड्यूस होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपने पांचवें प्रॉपर्टी की। ठीक है। मेटल आर जनरली हार्ड। ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये क्यों कह दिया? यस, जरूरी है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इसलिए होता, इसलिए क्योंकि आप बड़े बड़े ब्रिज बनाने में जो है, ब्रिज में हम आयरन का यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। उसी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे ब्रिज बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। और क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओनली वन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो ये भी लिख देता हूँ, मेटल्स आर जनरली, अच्छा, generally solid at room temperature। क्लियर? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड ओनली मरकरी Hg, ठीक है, Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर एवरीवन? ये होता है। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अपने सातवें प्रॉपर्टी पे। सातवां प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स का? दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे ये जो हमने कहा है कि स्ट्रांग होते हैं, इसमें एक्सेप्शन ये भी है कि कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसे चाकू से कट किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम होता है। ठीक है। ये सब जो है सॉफ्ट मेटल है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन है हमारे केमिस्ट्री में, है ना। जैसे कि ज्यादातर मेटल की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। जैसे कि आप आयरन का एग्जांपल ले सकते हो, क्रोमियम के एग्जांपल ले सकते हो, नाइक्रोम एक मिक्सचर है, फिर भी उसका टेम्परेचर हाई होता है। नाइक्रोम वायर आप सुना होगा, हीटर में यूज किया जाता है नाइक्रोम। ठीक है। चलो आप समझ लेना। फिर उसके बाद जब, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, गैलियम हो गया और सीजियम हो गया। सीजियम, ये सब क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बहुत ही लो होती है एज कंपेयर टू अदर्स मेटल। ठीक है ना। गैलियम का अराउंड 33 टू 63 केल्विन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। चलो, ये सब है हमारे पास। हमने देखा कि मेटल्स की ये सब प्रॉपर्टी थे एवरीवन। ठीक है। और भी एक आध छूट रहा है शायद, मुझे लगता है इतना काफी है। ठीक है। ये सारे जो है हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी थे एवरीवन। सो वन वी वन हमने देख लिया। अब आगे बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स की। ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स की। अब हम क्या बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला जो है, मेटल क्या होगा? मेटल आर फॉर्मिंग metal oxide, or you can say basic oxide on reaction with oxygen। ठीक है। कैसे? मोस्ट ऑफ द मेटल आप जो देख रहे हो, ठीक है, सोडियम जो हो गया, ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Na2O बनाता है एवरीवन। ठीक है। ये, और ये Na2O जो होता है बहुत ही ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर। ठीक है। और आप कह सकते हो कि जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का देखो, इसको भी ऑक्सीजन के रूप में जब बर्न किया जाता है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो ये MgO बना लेता है। ये भी क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। क्लास 10th में आपके सिलेबस में केवल और केवल सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड और
हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किया गया है, तो अल्कली की बात किया गया है, ठीक है। अदर की हमारे यहाँ इस सिलेबस में बात नहीं करते, ठीक है। सेकंड क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड देता है। इसके हमने कई एग्जांपल आपको दिखाया, 2 एग्जांपल दिखाया, ठीक है। एक और देख लो, ठीक है। पोटेशियम रिएक्शन करके जो है K2O ऑक्साइड बनाता है। हायर क्लासेस में आप जाओगे तो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के बारे में भी मिलेगा, लेकिन बस इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वो उनके ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक हो गया। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। जो समय के अनुसार, मतलब ये पार्टी बदलने वाले लोग हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या है, पार्टी बदलने वाले लोग हैं। जैसे कि अगर रिएक्शन में बेस आ गया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, अगर रिएक्शन में एसिड आ गया तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो ये क्या है, ये डबल नेचर शो करते हैं, ये कमीने लोग हैं, है ना। चलो कमीने नहीं है पर हैं, फिर भी कहना तो पड़ेगा, ठीक है। कुछ मेटल जो होता है बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, कुछ मेटल बिल्कुल ही स्लोली करते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आप मैग्नीशियम भी इंक्लूड कर लो, फिर है पोटेशियम हो गया। ये सब जो है इन जनरल जो है बहुत ही तेजी से फास्ट रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सिमिलरली वहीं पे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब बहुत ही स्लो करते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमारे 3 कैटेगरी बनता है, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी हमारे पास है कॉपर है, एजी है, एयू है। ये कहते हैं भाई हम नालायक हैं, हमें तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं, नो रिएक्शन, ठीक है। और अगर रिएक्शन होगा भी तो बहुत टाइम के बाद होगा, बहुत ज्यादा रेयर, ठीक है। तो इन जनरली वी आर सेइंग इट इज नो रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। चलो अब आगे बढ़े। ये हमारा अ, 3 टाइप का रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद द वाटर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ विद द वाटर में क्या होता है, मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल रिएक्शन विद द वाटर। मेटल का जो है वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है, रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कि सोडियम की मैं बात करूँ तो ये पानी के साथ बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन करता है और ये NaOH प्रोड्यूस करता है। ये कह सकते हो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। ये जो है फट से NaOH बना लेता है, बर्न कर जाता है, जैसे कि सोडियम को पानी में जैसे ही डालते हैं तो बर्न करता है, ठीक है। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हम इसे अल्कली भी कहते हैं। तो वैसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उन्हें अल्कली भी कहते हैं। ये बेस है और साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। क्लियर एवरीवन। सिमिलरली आप Mg और H2O के साथ रिएक्शन करके भी यही बनाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस उल्टा है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करोगे तो क्या होगा, 2NaOH अच्छा, ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन भी गैस भी रिलीज करेंगे, तो बैलेंस जरूरी है, ठीक है। चलो अब शायद बैलेंस हो गया है, ठीक है। देख लो क्या ये बैलेंस है केमिकल रिएक्शन एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे शायद 2 वाटर भी आएगा, ठीक है। सही है, क्लियर, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक बैलेंस है। नहीं तो आप यहाँ पे भी जस्ट हाँ ठीक है, फिर सही है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। Mg जो है 2 तरीके से रिएक्ट करता है, एक तो स्टीम के साथ, ठीक है, और दूसरा हॉट वाटर। और वाटर 3 तरीके के हो सकते हैं, कोल्ड हो सकता है, एक हॉट हो सकता है और एक स्टीम हो सकता है, ठीक है। तो कोल्ड के साथ तो है सोडियम रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम नहीं, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये जो है Mg हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और स्टीम के साथ। जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस रिलीज करेगा। H2 कब करेगा, जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, हॉट वाटर। और ये रिलीज करेगा, ये स्टीम के साथ जो है, कोई भी मेटल जो है स्टीम के साथ H2 गैस रिलीज नहीं करता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो Mg है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके, स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO, along with the हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, ठीक है। और स्टीम के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बट यहाँ पे क्या था कि एक सेकंड मैं लिख ही देता हूँ, है ना, तो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार काम करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ। हम्म,
चलो मैं एक बार काम करता हूँ कि अब बात करते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन की, रिएक्शन विद द वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली प्रोड्यूस करता है और कह सकते हो कि बेस प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस करता है। सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एवरीवन, NaOH, और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, चलो अब बैलेंस करते रहना। ठीक है, मैं तो जस्ट रिकैप ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाटर के साथ जो है मेटल तीन तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कोल्ड वाटर हो, दूसरा हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर, और तीसरा स्टीम। ठीक है, स्टीम, और चौथा तो आप जान ही रहे हो कि बिल्कुल ऑक्सीजन वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो तीन कैटेगरी में बांटू तो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों जो है कोल्ड के वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, सॉरी, अगर Mg रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, along with द हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो जो भी जो है मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप मिस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये अच्छा है कि अगर आप मतलब इस बात को अगर ध्यान दें तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर स्टीम के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है तो वो जो है इन जनरली मेटल ऑक्साइड देते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है, वहां पे जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, along with the हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर एवरीवन, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपने तीसरे, रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ ये जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये कुछ नहीं, बस अगर हमारे पास Mg है जो HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करके सॉल्ट बनाएंगे। जैसे जिस टाइप का क्लोराइड या फिर सल्फेट टाइप का हमारे पास एसिड होगा तो उसी का मेटल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, ये केस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और H2SO4 के साथ। ये इन दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है नाइट्रोजन के केस में, HNO3 नाइट्रिक एसिड के केस में। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये H2O रिलीज करते हैं, ना कि, ठीक है, H2 रिलीज ना करके ये H2O रिलीज करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो जो है बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से H2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है H2O में। ठीक है, और खुद ही इस टाइप के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं मेटल अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो। लेकिन यदि बहुत ही ज्यादा हम डाइल्यूटेड कर दे नाइट्रिक एसिड को भी और फिर रिएक्शन करवा दे हम मेटल के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मेटल के साथ नाइट्रेट का सॉल्ट बनेगा, मेटल नाइट्रेट का सॉल्ट बनेगा। क्लियर, तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो कि याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी थे, और एक पॉइंट बचता है जिसमें हम पढ़ते हैं एक्वारेजिया के बारे में। ठीक है, तो एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया जो है जस्ट एक मिक्सचर है किसका किसका,
1:3 रेशियो में हमारे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव नेचर का एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये क्या है, एक लिक्विड है जिसमें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गेट डिजोल्व, ऑल मेटल गेट डिजोल्वेड इनटू दिस, ठीक है। अब जब सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जब ये सब इसमें घुल जाते हैं तो फिर आम चीजें क्या ही है, आम बात क्या ही है, ठीक है। तो ये सब भाई अगर घुल जा रहे हैं तो ये समझ लो कितना ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, तो इसे इन जनरल जो है मेटल्स को दूर रखा जाता है इससे, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो अब यहाँ तक आ चुके हैं, तो यहीं तक हमारा तक मेटल्स की बातें थी। अब बात करते हैं अपने नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल बिल्कुल ही अपोजिट है किसके? मेटल्स की। तो पहले मैं लिख देता हूँ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर जस्ट opposite, just are just opposite to the metal, opposite to the metal, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है ना? मेटल के जस्ट अपोजिट है। जैसे कि हमारे पास मेटल जो होते थे मेलिएबल और डक्टाइल होते थे। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल, नाइदर मेलिएबल नोर डक्टाइल, नोर डक्टाइल, ठीक है। ना ही ये मेलिएबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है। दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। ओ एक नया लैंग्वेज आ गया, नया वर्ड आ गया। ब्रिटल कहने का मतलब क्या है? ये जो है मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि ना ही इसे चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि सीट के फॉर्म में, थिन सीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना ही ये थिन वायर के रूप में। अब क्या होगा? तो नॉन मेटल को जब हथौड़े से पीटोगे ना तो वो टूट जाएगा, और उसी टूटने वाले प्रॉपर्टी को ही हम लोग ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। क्लियर? जैसे कि आप ईंट ले लो, ईंट को भी क्या करोगे? ब्रिक्स। ये क्या है? ईंट को जब भी आप हथौड़े से पीटोगे तो वो टूट जाएगा बेचारा। इसी तरीके से आप क्या करो, एक लकड़ी का टुकड़ा लो, उसको भी आप हथौड़े से मारो। अरे इतना ही छोटा लेना है जिसको आप पीट सको, ये नहीं कि बहुत बड़े पेड़ का ले लिया, ठीक है। तो उसको आप पीट कर देखोगे तो वो सीट में कन्वर्ट होने की जगह वो बिल्कुल भी चूर चूर होकर टूट जाता है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर लेकिन हमारे पास नॉन मेटल्स के भी सीट बनाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी का ही पतला पतला सीट किया बनाया जाता है, जैसे कि आप फोल्डिंग मोल्डिंग में देखते हैं। अरे भैया उसको स्पेशल तरीके से काटा जाता है, हथौड़े से पीट पीट कर नहीं किया जाता, ठीक है। तो कभी कभी इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट मत लगाया करो, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट लगाते हो, बढ़िया बात है, दिमाग चलती रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या था ये? तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं। अब ये क्या कहेगा? नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये मैंने शॉर्ट लिखा है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमें कम टाइम पे वीडियो बनाने हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे क्या था? कंडक्टर था, यहाँ पे बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें बैड कंडक्टर आप समझ ही रहे हो, कंडक्ट नहीं करेगा भैया, कुछ अलग हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे कि मेटल के पास हमारे पास लस्टर होता था, वो चमकता था। नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, इनके पास कोई लस्टर नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर डल, डल अपीयरेंस, इनके पास कोई चमक होती ही नहीं है, एक्सेप्ट, इसके में एक्सेप्शन आएगा, सब में एक्सेप्शन है एवरीवन, ठीक है, सब में एक्सेप्शन है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कौन? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे पास कंडक्टर होता है एवरीवन, ठीक है। जब ये कार्बन, कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसी का एक एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, ये हीट को भी कंडक्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। आगे का प्रॉपर्टी क्या है? ये जो होते हैं वीक होते हैं, ठीक है,
और वीक ही होती है, स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। लेकिन डायमंड ये सब जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो वहां पे बात हम करेंगे इसकी नहीं, चलो यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है। हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी जो होता है, इनकी डेंसिटी लो होती है, दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी कहने का मतलब, अरे मास बाय वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया जो है कम होगा, या पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। बट हमारे पास डायमंड है, उसकी डायमंड की जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और ये जो हमने कहा कि जो मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इन जनरल, ठीक है। बट उनमें से एक क्या है, एक्सेप्शन ये है कि डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये आप पांचवा प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो, मैंने वहाँ पे लैंग्वेज ढंग का नहीं लिखा था इसलिए हमने हटा दिया, ठीक है। ये वीक नहीं, आप सॉफ्ट कहो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड एवरीवन। आगे की आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऐड करना चाहो तो अगेन आप मेटल से कनेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे हमने बात किया था कि ये जो है मेटल को हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वही नॉन मेटल को हिट करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सोनोरस। क्लियर एवरीवन? तो ये अगेन छोटी छोटी पॉइंट्स है, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप खुद देख लेना, ठीक है। नॉन मेटल्स आर हैविंग लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स आर हैविंग लो डेंसिटी, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा ये हमें ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, तो ये रहने दो फिर, है ना। चलो ये सारे जो चीजें हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की आती है। तो एक और है, तो इनके नॉन मेटल्स को आप देखो, नॉन मेटल्स को आप देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, ये है इनके पास, ठीक है। लाइक आप जब क्लोरीन को देखोगे तो ये तो कुछ ग्रेनिश येलो टाइप का कुछ दिखते हैं, सॉरी येलोविश, येलोविश ग्रीन टाइप का दिखते हैं कुछ, ठीक है। इसी तरीके से आप जब सल्फर को देखोगे तो सल्फर कुछ येलो कलर का होता है। सिमिलरली आप फास्फोरस को तो सभी जानते हो, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। अच्छा कोई नहीं जानता है तो मैं बता दूं कि आप जो माचिस की तिल्ली के ऊपर जो रेड कलर का होता है, कहीं कहीं ब्लैक कलर देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं वो फास्फोरस होते हैं एवरीवन। क्योंकि इनकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और ये आप कह सकते हो कि ये जो है बहुत जल्द जलने लगते हैं, इनके टेम्परेचर जो होता है जलने का बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जस्ट रगड़ने से उतना टेम्परेचर पहुंच जाता है और वो जलने लगते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि ये जो हमारे पास अमेरिका है, बेचारा इतना बड़ा देश है, इतना पावरफुल देश अमेरिका, उनके जंगल में फास्फोरस बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा अमेरिका का स्पेलिंग गलत लिख दिया, अरे पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे जंगल में बहुत जल्दी आग लग जाता है, क्यों लग जाता है, क्योंकि उसमें फास्फोरस की ज्यादा है, उधर फास्फोरस बहुत इजीली मिल जाता है। तो वहाँ पे जो है गर्मी के दिनों में अक्सर जो है 50 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस ये आम बातें हो जाती है आजकल के गर्मियों में। तो इतने टेम्परेचर पे वो जो है खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। क्लियर? तो ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी की। अब हम क्या बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल जो है क्या करेंगे, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कार्बन की, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इन जनरल CO2 बनाता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। नाइट्रोजन के साथ ये बहुत सारा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। साथ ही साथ ये जैसे एसिडिक के साथ साथ न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं एवरीवन। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं न्यूट्रल ऑक्साइड को मेंशन करना भूल जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ पार्शियली बर्न करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। सिमिलरली ये हमारे पास नाइट्रोजन का भी होता है,
नाइट्रोजन का भी हमारे पास न्यूट्रल इन नेचर होता है ये ऑक्साइड। क्लियर? ये छोटी छोटी पॉइंट है। जैसे कि हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं तो इससे जो वाटर मिलता है, ये भी एक ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, और ये क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। आई होप ये सब आप जान रहे, ये सब आप रिवाइज कर रहे हो, ये सब आप देख भी रहे हो, क्योंकि कभी कभी अगर एक नंबर के ऑप्शन आ गया तो गलती कर दोगे। ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स होता है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स do not react with water, do not react with water, react with water। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि अगर हमें वाटर के साथ रिएक्शन करना है किसी भी नॉन मेटल को, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देना होगा किसको, हाइड्रोजन को। बट नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल एक्सेप्टर होते हैं, डोनर तो होते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, नॉन मेटल्स के पास जो होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं या एक्सेप्टर होते हैं, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक कि ये दो रिएक्शन हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसिड के साथ रिएक्शन इसका। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेगा रिएक्शन। अगेन फर्दर ये जो है नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास चौथा रिएक्शन हम देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया क्यों नहीं कर रहा? अगेन वही लॉजिक है, जैसे कि यहाँ पे जो है मेटल जो है हाइड्रोजन नहीं दे पा रहे थे, नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे थे। अगेन यहाँ पे भी सेम है, डाइल्यूट एसिड कौन हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। इसको डाइल्यूट कर दोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन ही है जो इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, तो इसको कर्जे रूप में अगर ऑलरेडी लेके रखा है, ठीक है, दे के रखा है, तो इसको भी तो चाहिए। ऑलरेडी दिया है तो इसको कोई देगा तभी तो ये छुटकारा पाएगा, तो ये इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स में जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरीके से ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या देख सकते हो कि ये एसिड जो होते हैं जनरली हम लोग प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करके रखते हैं, ग्लास के कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, इन जनरल आप लैब में जाओगे तो आप देखोगे। ठीक है, तो वो सब क्या है, नॉन मेटल्स है, तो ऐसा होने पर तो उनको हाइड्रोजन गैस रिलीज करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। इसलिए इसका मतलब यह है कि नॉन मेटल जो होता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको पक्के लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं अपने रिएक्शन विद द सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल जो है, नॉन मेटल जो है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जो है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसे करता है। जैसे कि अगर आपके पास NaBr है और ये जो है क्लोरीन गैस आप पास करवा रहे हो, तो क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, ये जो है NaBr की जगह NaCl बन जाएगा और Br2 गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही इजी लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल है भी इजी। इसमें हो ये रहा है कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसी के कंपाउंड से उसे रिप्लेस कर देगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल रिप्लेस कर देता था लेस रिएक्टिव मेटल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स का भी कह सकते हो, है ना? तो यही होता है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर वही है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स है, यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो है, नॉन मेटल्स का रिएक्शन क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो है कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड बनाता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड का कंपाउंड बनाता है, जो कि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते। जैसे कि H2 जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाता है। सिमिलरली P4 जो है यानी कि फास्फोरस, वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PCl3 और PCl5 बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, जिसकी वजह से ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है एवरीवन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट सब बची है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स का। अब कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स की मैं बात करूँ तो हम लोग बहुत सारे चीजें जो है इक्विपमेंट बनाने में यूज करते हैं, इक्विपमेंट बनाने में। ठीक है,
बहुत सारे चिप हमारे पास आजकल वही बन रहे हैं, चिप बन रहे हैं। यूटेंसिल जो हमारे घरों में खाने के बर्तन होते हैं वो सब बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। मशीन के पार्ट बनाने में हमारे पास बहुत सारे मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी हम जानते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो भी चीजें का, पुल का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें आयरन की रॉड डाली जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं मेटल्स का। और कहाँ यूज करते हैं, और क्या ये बता सकते हो? मशीन का आप बता ही दिया, यूटेंसिल बता ही दिया, ठीक है। Hg का यूज किया जाता है ओल्ड मरकरी में, यूज्ड इन ओल्ड मरकरी, सॉरी, ओल्ड इन, ओल्ड थर्मोमीटर कहना चाहिए था, ठीक है, थर्मोमीटर, ठीक है। एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लेना। तो ये सब मेटल्स का यूजेस है। सेकंड हमारे पास नॉन मेटल्स का है। तो इस नॉन मेटल का हम लोग मोस्टली जो है बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर बनाना है तो नॉन मेटल का यूज कर लो, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना। फिर हमें अगर एसिड बनानी है लाइक H2SO4, तो हम यहाँ पे सल्फर का यूज करते हैं। और ये जो है H2SO4 हम लोग बैटरी में यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हमारे पास ये जो है एसिड का यूज हो जाता है। और क्या होता है यूजेज, और क्या होता है? कार्बन आप जानते ही हो, कार्बन का यूज हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट जो है कार्बन जो ग्रेफाइट के फॉर्म में है वो इलेक्ट्रोड बनाने में यूज किया जाता है। कहाँ पे? बैटरी में, ठीक है। आप ओल्ड बैटरीज आप जानते हो तो आप देखा होगा, आपने देखा होगा, लेकिन आजकल तो लिथियम बैटरीज आ गया है, बैटरी, ठीक है। तो बैटरीज बनाने में हम लोग कार्बन का यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ही फेमस है, लिक्विड हाइड्रोजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड हाइड्रोजन। ये जो है रॉकेट फ्यूल में काम होता है एवरीवन, ठीक है। ये सबको पता है, सब कोई कह देता है हाइड्रोजन गैस रॉकेट फ्यूल में काम आता है, लेकिन बिल्कुल गलत। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में काम आता है, ये याद रखना है। हाइड्रोजन तो सबको ही जानते हैं, लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन हर कोई नहीं जानता, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो यूज किया जाता है अमोनिया को प्रोड्यूस करने में, अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है, जो कि फर्दर एक हमारे पास क्या है, एक फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो ये सब यूजेज हो गए एवरीवन, ये हमारे क्या हो गए, यूजेज हो गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटल्स जो है कैसे जो है बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटल जो है मेटल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब देखते हो तो 1, 2 और 3 होता है। ये हमारे पास मेटल के केस में होता है। नॉन मेटल के केस में क्या होता है? नॉन मेटल के केस में जो होता है जनरली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब देखोगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब देखते हैं तो वो होता है 4, 5, 6, 8, 7, ठीक है, 8 भी होता है। तो ये तो नोबल गैसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं 6, 7, 4 का, सॉरी 5, 6, 7 का। तो ये क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्टली करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मोस्टली जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमें बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और जो ये जो है लॉस करते हैं, लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लॉस करने का मतलब क्या है? जैसे कि सोडियम का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 देखोगे तो यहाँ पे 1 है, तो ये फर्दर ये लॉस करके जो है Na प्लस करके कटायन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसी तरीके से ये आप जब क्लोरीन को देखोगे तो 287 होता है, ठीक है। ये 7 है, तो आप ये जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया और ये बना लिया Cl माइनस, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से मेटल मेटल कटायन बनता है, मेटल कटायन बनता है, और नॉन मेटल जो होता है एनायन बनाता है, नॉन मेटल एनायन बनाता है। तो ये जो है दोनों मिलके आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल जो है आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दो नॉन मेटल्स खुद में ही कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके H2 गैस बनाता है, क्लोरीन क्लोरीन जो है रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये जो होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग है और कोवैलेंट कंपाउंड है। सिमिलरली CH4 जब आप देखते हो तो यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है एवरीवन, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है, मीथेन कहते हैं। क्लियर? तो इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो आई होप आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी आप समझ गए हो। एनायन कैसे बना था? इलेक्ट्रॉन गेन करके। कटायन कैसे बना था? इलेक्ट्रॉन लूज करके। फिर जो है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो जस्ट कुछ नहीं,
जैसे ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है डॉट के फॉर्म में दिखाया जाता है। डॉट के फॉर्म में किसको दिखाया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ओनली। ये याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही केवल हम लोग डॉट रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी इधर तो कुछ खास है नहीं। आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद एक सबसे बेहतरीन पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि मेटल आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में अंतर क्या है। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है कि जब इसे वाटर में, ये वाटर सॉल्युबल होता है। पहले तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन इनसॉल्युबल इन इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें ये इनसॉल्युबल होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो होता है वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, वही पे ऑपोजिट में आ जाओ तो कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्डिंग वीक होता है। ठीक है, एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दो तो, जैसे कि डायमंड में आप इसका छोड़ दो। ठीक है, इसी सेकेंड इसके में क्या होता है? सेकेंड इसका प्रॉपर्टी, ये हमने आयनिक की बात की है और यहाँ पे मैं कोवैलेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये रिवीजन है, सबको याद रखना है कि ये रिवीजन सेशन था। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या है? ये जो होता है इन जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलो, अरे भाई एक सेकेंड, जल्दी के चक्कर में बहुत गलत हो रहा है ना। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, चौथा क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री आयंस ही नहीं है। ठीक है, कंडक्ट नहीं करेगा। चलो, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, तो मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो गया है। आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड में आप समझ गए हो। अब बात करते हैं अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की एवरीवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, हमारे क्लास 10th के अनुसार चलेंगे तो सीबीएसई बोर्ड में जो है हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है इसमें 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वन जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये मेंशन ज़्यादा नहीं है इसके लिए। उसके बाद है ड्रेसिंग ऑफ ओर कह सकते हो, या फिर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ठीक है, उसके बाद प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कस बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं है। तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर की ही बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये फिजिकल और केमिकल दो तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है। फिजिकल मेथड में आता है ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड आ जाता है, सेकंड में हमारे पास है, सेकंड में क्या है भाई? हैंड पिकिंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। फिर हमारे पास हो जाना चाहिए मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, सेपरेशन शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया है फोर्थ फ्लोटेशन, हमारे पास होता है फोर्थ फ्लोटेशन। ये सब क्या है?
ये सब फिजिकल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, ये है फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड केमिकल मेथड क्या है? केमिकल हमारे पास पोलिंग, ठीक है, एक ही पोलिंग, लीचिंग, ये सब क्या है? केमिकल मेथड है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पोलिंग का शायद कंसंट्रेशन ऑफ ओर का नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप ये देख लेना एक बार, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इन जनरल डिस्कस ग्रेड 10 में नहीं है, तो ये मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या है, जस्ट एक मड सॉल्यूशन को बनाते हैं, घोल को, जिसमें कि ओर भी होता है, और अच्छा हमने पहले ओर भी क्लियर नहीं किया, तो पहले हम ओर बात कर लेते हैं। ओर एंड मिनरल्स, व्हाट इज ओर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो ओर क्या है, पहले बात करते हैं मिनरल्स की। तो वैसे नेचुरल सबस्टांस, ठीक है, नेचुरल सबस्टांस कंटेनिंग metal is called minerals, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिनरल्स है। और यही मिनरल्स में यदि परसेंटेज हमारे पास मेटल्स का बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे मिनरल्स को हम लोग ओर कहते हैं। और ये भी आप कह सकते हो दूसरा डिफिनेशन, या फिर दूसरे तरीके से, कि जिस मिनरल से, ये डिफिनेशन बिल्कुल आप नहीं लिखना, ठीक है, जिस मेटल से सॉरी जिस मिनरल से ओर को एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो, मतलब बहुत ही कम रेट में या कम खर्च में हम उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उसी को हम लोग ओर कहते हैं। उसी को ओर कहते हैं। कब कहते हैं? जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली पॉसिबल है, इकोनॉमिकली और इजीली हो, ठीक है, इजीली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली और इजीली अगर है हमारे पास, अगर कोई मेटल्स मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग ओर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बॉक्साइट जो होता है, एल्युमिनियम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हेमाटाइट जो होता है, ये आयरन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ओर्स हैं, ठीक है। अदर भी और भी बहुत सारे ओर्स हैं, लेकिन ये फेमस थे। अब बात करते हैं अपने हैंड पिकिंग, या फिर नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो कन्वर्जन जो है हमारे पास जो भी मेटल्स हैं, ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास कार्बोनेट ओर होता है, कार्बोनेट ओर, और एक हमारे पास सल्फाइड ओर होता है। जब हम कंसंट्रेट करते हैं ओर्स को, तो मेनली दो तरीके का ओर हमारे पास पाया जाता है, एक कार्बोनेट ओर और दूसरा सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर को जो है हम लोग कैल्सिनेशन, एक मेथड होता है, कैल्सिनेशन मेथड के थ्रू डिकम्पोज करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं इसको ऑक्साइड ओर में। कैल्सिनेशन से हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली सल्फाइड ओर को जो है रोस्टिंग की वजह से, ठीक है, रोस्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट के बहुत सारे हमारे पास ओर्स हैं, जैसे कि मेरे पास, मैं जिंक कार्बोनेट की ले लूं, ठीक है, तो इसको जो है गर्म करके ZnO और CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, कार्बोनेट को एक हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, अब्सेंस है, अब्सेंट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग अब आपने कहीं कहीं सुना होगा कि रोस्ट करके ये मुर्गा बनाया है, सॉरी, चिकन बनाया है, ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड, ठीक है। रोस्ट करने का मतलब खुले में, ओपनली जो है किसी भी मेटल्स को, ठीक है, ओपनली जो है गर्म किया है, या ओपनली इसको बनाया है, पकाया है, ठीक है। ओपनली पकाया है मतलब क्या, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा होगा, ऑक्सीजन सप्लाईज सफिशियंट और
एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल रहा है उसे, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ सप्लाई रिएक्ट करके देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पे जस्ट हम हीट कर रहे हैं और ये ZnO में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये ZnO और SO2 में ब्रेक कर रहा है, तो ये SO2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से हमें ZnO मिल जाएगा। यहाँ से भी आप ZnO देख रहे हो, तो ये दोनों तरीके हो गए, ये आप दोनों तरीके से। अब ये जो है ऑक्साइड से हमें जो है ये जो हमें ऑक्साइड मिला है, ठीक है, उसको हम लोग फर्दर रिडक्शन करते हैं दो मेथड से। एक मेथड होता है कार्बन रिडक्शन और एक होता है अल्युमिनियम, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, इन सब का रिडक्शन अगर हमें करना होगा तो एल्युमिनियम के थ्रू करते हैं, ठीक है। जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब भी होते हैं। कार्बन रिडक्शन उन्हीं का पॉसिबल है जो बहुत ही कम और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, जिंक को यहाँ नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब जो है हमारे पास जो रिडक्शन है वो कार्बन रिडक्शन पॉसिबल है एवरीवन, ठीक है। वहीं पे हमारे पास ये क्यों नहीं कार्बन कार्बन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में देख ये जो है बहुत ही नीचे लाइज करता है, सॉरी ये क्या मैं बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर लाइज करते हैं उनको रिड्यूस करना उनके ऑक्साइड से, ठीक है, ये बहुत ही कार्बन के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये यूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये जो है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो तो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू ही ऑक्साइड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिडक्शन के थ्रू नहीं होते हैं, सॉरी। यहाँ पे जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है, कोबाल्ट हो सकता है, ये सब जो है क्या करेंगे, ये एल्युमिनियम के थ्रू रिडक्शन होंगे। बट कार्बन के थ्रू वही रिडक्शन होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल से भी बहुत ही नीचे आता हो, है ना। यहाँ पे कभी आयरन का भी यूज किया जाता है, आयरन को भी कार्बन के साथ रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सी मेथड आप यूज कर रहे हो। जब यदि हम आयरन को एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाता है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में होता यह है, ठीक है, कि हम एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें कि आयरन को जो है, ठीक है, आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं उसको एल्युमिनियम के साथ मिक्स किया जाता है और उस वाले एक सेकेंड, ये आयरन के ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है और यहाँ से ये आयरन बना लेता है और Al2O3 ऑक्साइड बना लेता है। तो ये जो हमारे पास आयरन मिलता है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये रिएक्शन काफी फेमस है, जिसका यूज हम लोग मेल्टिंग में यूज करते हैं, सॉरी वेल्डिंग में यूज करते हैं, नॉट मेल्टिंग में, ये मेल्ट खुद ही होता है। तो वेल्डिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं एवरीवन, ठीक है। वेल्डिंग में कहाँ पे यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक पे यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक को, इसलिए ये बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हो जाता है रेलवे ट्रैक को क्रैक को हिल करने में, ठीक है। या फिर कोई मशीन में अगर क्रैक आ गया है, मशीन मशीन के कोई पार्ट को वेल्डिंग करना है हैवी मशीन के, तो वहां पे हम लोग ये थर्माइट रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो है मैग्नीशियम का भी रिडक्शन हम लोग एल्युमिनियम की थ्रू ही करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है और वहां से जो इस तरीके से हमें मेटल मिलता है, ठीक है। अब इन मेटल्स को फर्दर हम रिफाइनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन अभी हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, अभी हम लोग मेटल का ही, मेटल में ही कन्वर्ट करने की बात पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया मॉडरेट लेवल रिएक्ट, मॉडरेट मेटल्स का रिडक्शन, ठीक है, या फिर मॉडरेट मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मुझे इस तरीके से बताना चाहिए था, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का जो है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनका जो है रिफाइनिंग डायरेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से और उसी फॉर्म से वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है। दूसरा होता है मॉडरेट लेवल रिएक्टिव, मॉडरेट लेवल जो रिएक्टिविटी होती है जिन भी मेटल्स की, उनको दो तरीके से पास होता है, एक तो रोस्टिंग के थ्रू और दूसरा कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, दो प्रोसेस से गुजारते हैं। तो यहाँ से हमें दोनों जगह से ऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। अब फर्दर इन ऑक्साइड का दो तरीके से हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, एक होता है कार्बन रिडक्शन और दूसरा होता है एल्युमिनियम रिडक्शन। एल्युमिनियम से रिडक्शन करवाने के लिए हम लोग आयरन का करते हैं,
मैग्नीज का करते हैं, क्रोमियम का करते हैं, ये सारे का, ठीक है। सिंस ये थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है, ठीक है। और जब हम आयरन के केस में बात कर रहे होते हैं एल्युमिनियम के थ्रू रिडक्शन, तो उसे हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। राइट नाउ अभी हमने डिस्कस किया। कार्बन रिडक्शन में हम लोग जिंक का यूज करते हैं, जिसको मोस्टली हम लोग जो है ZnO को जो है कार्बन के साथ रिएक्शन करा के जिंक बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस जो है ये जो है मॉडरेट हो गया, मॉडरेट लेवल की। अब बात करते हैं लो, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है, लो रिएक्टिव मेटल्स की। तो वो क्या होते हैं, जस्ट उनको हीट कर दो, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल कॉपर का हो गया और मरकरी का हो गया, ये दोनों जो है काफी फेमस है, तो इन्हीं दोनों का रिएक्शन हमें दिया गया है बोर्ड में, ठीक है। तो इनको जो है जस्ट आप इनके ऑक्साइड ओर को हीट कर दो, तो वो जो है इजिली अपना मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पहले में जो है कंसंट्रेटेड ओर को जो है रोस्ट किया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से जो है वो लाइक HgO को अगर मैं O2 के साथ रोस्ट कर दूं, सॉरी इनके सल्फाइड ओर को, सॉरी सॉरी सॉरी, सल्फाइड ओर अगर हमारे पास है, सल्फाइड ओर है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट कर दें, रोस्ट कर दें, रोस्टिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HgO और सल्फर डाइऑक्साइड में। अब इस फर्दर HgO को हम हीट केवल कर देते हैं, ठीक है। Hg के केस में जस्ट हीट कर दो तो ये Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हीट कितने डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, ठीक है, ये अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। ये अगर 300 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट कर दोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा Hg में, ठीक है। सेकंड में बात करूं कॉपर की, तो कॉपर क्या है, कॉपर के सल्फाइड ओर को जो है आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे, ठीक है। ऑक्सीजन में जब आप गर्म करोगे तो ये Cu2O बनाएगा। अब इस फर्दर जो ये है और ये इसमें जो बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर जब आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, सॉरी Cu2O, ये दोनों आपस में जब मिलकर रिएक्शन करते हैं फर्दर, तो ये कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजीली मिल जाता है हमें कॉपर। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो फर्दर हम पहले हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। बट फिर क्या होता है, कुछ देर जब ये सफिशियंट अमाउंट में बन जाता है और जब इन दोनों को फर्दर हम आपस में रिएक्शन करवा रहे थे, उस समय हम लोग ऑक्सीजन रोक देते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई, ताकि ये जो है सल्फर फर्दर इस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ये जस्ट सल्फर इस वाले के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला से ये वाला स्टेप है, ये अब्सेंस में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, अब्सेंस, अब्सेंट भी मान लो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला स्टेप है, बाकी सब सही है, ठीक है। फर्दर हम लोग रिफाइनिंग कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। रिफाइनिंग के लिए हम लोग एक बड़ा सा टैब लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक इम्प्योर मोटा वाला लेते हैं और प्योर वाला थोड़ा पतला होता है, ठीक है। प्योर वाले को कैथोड कहते हैं, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास जो अगर हम मेटल, अगर NaCl यानी सोडियम का मेटल, सोडियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें मेटल मिल जाएगा, सोडियम कैथोड पे मिलता है। कैथोड नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड में, जिसकी वजह से जो है Na+ इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, और सोडियम जो है धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता है, और ये धीरे धीरे पतला हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। सिमिलरली हम बहुत सारे अदर मेटल्स का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिफाइनिंग हो रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव वाले पे हम लोग प्योर मेटल लगाते हैं, और एनोड वाले पे यानी सॉरी पॉजिटिव वाले पे हम लोग इम्प्योर लगाते हैं, और नेगेटिव वाले पे, एक सेकेंड, प्योर वाले पे हम लोग जो है कैथोड पे रखते हैं, और इम्प्योर को एनोड पे, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे जस्ट ये जो है मेटल्स धीरे धीरे घुल के इस पे डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। कभी कभी जो है जो इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में अदर एलिमेंट्स, अदर कंपाउंड हमारे पास अगर मौजूद है,
तो वो एनोड मड एनोड के नीचे अटैच हो जाता है। एनोड जो है लाइक अगर कॉपर की मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाता हूँ तो उस पे जो है कभी कभी सिल्वर जो है इम्प्योरिटी के फॉर्म में अटैच रहता है, तो वो सिल्वर जो है नीचे जम जाता है एनोड के नीचे, तो इसी को एनोड मड भी कहते हैं। ठीक है, एनोड मड क्या है? एनोड मड इम्प्योरिटीज है जो इन जनरल हमारे पास मेटल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो रिफाइनिंग के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एनोड के नीचे, उसी को एनोड मड कहते हैं। जैसे कि कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको सिल्वर एज ए एनोड मड मिलेगा। क्लियर? इसके बाद हमारा ये बहुत छोटा टॉपिक बचता है कोरोजन। ठीक है, सो ये ऑलरेडी आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। कोरोजन क्या है? मेटल सरफेस पे एक उनके ऑक्साइड लेयर आ जाता है, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन की केस में बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक आयरन ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3 और FeO। ठीक है, तो वैसे ये हमारे पास कोरोजन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो एक्स वाटर रखता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कोरोजन होते हैं, जो एक मेटल सरफेस पे आ जाता है, उसके ऑक्साइड की लेयर आ जाता है। इसकी वजह से होता है मेटल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है खराब होते जाते हैं, और एट द एंड कुछ सालों के बाद खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रिज भी टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन कोरोजन को भी मेटल्स का कब होगा? जब हमें जब मॉइस्चर के साथ जो है एयर भी मिल जाए। मॉइस्चर और एयर दोनों अगर साथ है तभी हमारे पास ये कोरोजन होता है या फिर रस्टिंग होता है। रस्टिंग हम तब कहते हैं जब ये कोरोजन जो है आयरन मेटल के केस में हो, तो उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग केवल आयरन के केस वाले को कहते हैं। क्लियर? अब ये जो है रस्टिंग को रोकने के लिए कई मेथड्स हैं। पहला है पेंटिंग। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्रीजिंग, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन है कोई एक जिंक मेटल का एक लेयर चढ़ा देना। जिंक मेटल ले ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल अप्लाइड ऑन ए आयरन रॉड। ठीक है ना, दैट इज द नोन एज ए गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का कंप्लीट चैप्टर होता है एवरीवन। मुझे लगता है हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। हमने ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा हुआ, लेकिन हमने सारे पॉइंट ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। तो दैट्स इट फॉर एवरीवन। आगे के हम फर्दर बाद में देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। आप अच्छे से एग्जाम दो, और कैसा पेपर रहा एक बार जरूर बताना कमेंट्स में वापिस आकर। ठीक है।